नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था आर ओ की आंसर की आने के बाद में, ख़ास तौर से स्पेशली एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कि आप टेलीग्राम के साथ साथ गूगल में सर्वे एक फॉर्म दिया था जिसमें आप अपने जो रेस्पेक्टिव नंबर्स हैं वो उनको आप फीड करिए, जिसके बाद से एक डाटाबेस के ऊपर एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हम लोग कर सकें कि कट ऑफ कितनी प्रेडिक्ट हो सकती है या कितनी जा सकती है। आप सभी लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया और बहुत लोगों के मैसेज आए और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए कि उनमें ये भी बोला कि ठीक है, आप वीडियो का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको बता देना चाहिए, अपने पास डाटा रखना ठीक नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपसे एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, थोड़ा पेशेंस रखा करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप भी प्रिपरेशन कर रहे होगे, मैं भी कर रहा हूँ। मेरा 23 तारीख को यूपी टेट का एग्ज़ाम है। सो प्लीज़ मतलब इतना नेगेटिविटी मत आप उसको लीजिए। आपका डाटा है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरा विचार था कि मैं शायद 23 तारीख के बाद बनाऊं, लेकिन फिर डेली कमेंट्स आ रहे हैं तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं। आपको आज कुछ चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे एक बार थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि पेशेंसली वीडियो को पूरा सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये नहीं कि केवल अगर आपको यही देखना है कि कट ऑफ कितना ये बता रहा है तो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी, वहाँ से देख के आप चले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि क्या फैक्टर्स इस्तेमाल हुए, क्या क्या चीज़ें, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ अपनी जगह पे, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलते हैं इस कट ऑफ के बारे में, उन चीज़ों के बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि वैकेंसीज़ की, मैं अभी आपकी कैटेगरी की वैकेंसीज़ बता रहा हूँ। आरओ और एआरओ की वैकेंसीज़ के बारे में बात करो तो आरओ को आपको पता है 2 वैकेंसीज़ हैं और एआरओ की आपको 17 वैकेंसीज़ हैं। आउट ऑफ यूपी 5% आपको कोटा एप्लीकेबल होता है और ये उनके लिए है जिन्होंने कहीं पर भी या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन से पहले फॉर्म भर दिया था तो आपको कोटा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। होप इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो आपको वैकेंसीज़ 2 और 17 ही मिलेंगी, ये बहुत अच्छी तरीके आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे हम बात करते हैं इसके बाद में कि क्या क्या मेन फैक्टर्स होंगे जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो तो ज़्यादा 10-15 सेकंड का काम है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आप पहले चीज़ों को सोचिए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, उसके बाद में मैं आशा करूँगा कमेंट बॉक्स में आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखिएगा कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो बात हम करें अटेंडेंस की, तो अप्रॉक्सीमेटली 75% अटेंडेंस है। तो कह भी सकते हैं आप, ऐसा कैसे आप बोल सकते हो। तो जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो डेफिनेटली आपने कई लोगों को देखा होगा कि करीबन 10-15% तो सीट वैकेंट रहती हैं। और उसके बाद मैं कई एक्सेसमैन को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने वैकेंसीज़ कम होते हुए और उसके बाद में पेपर, क्योंकि सेंटर आपका आगरा गया था, कानपुर वालों को स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, और आप कहीं और से बिलोंग करते तो डेफिनेटली आपका और दूर गया होगा सेंटर, तो लोगों ने एग्ज़ाम को ड्रॉप किया है। मुझे पता है, मैं पर्सनली जानता हूँ। तो दैट्स वाई आई कैन से कि 75% अप्रॉक्सीमेटली अटेंडेंस होगी। तो उस विषय में लेके आप ये बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव फैक्टर है आपके लिए कि कंपटीशन आपका कम होगा। लेकिन आगे पीछे हम बात करेंगे। सेकंड चीज़ है आपका नॉर्मलाइजेशन। ये आपका जो मिला आपका राय स्कोर है। राय स्कोर और नॉर्मलाइजेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, मतलब वेरियस एग्जाम्स आपने अभी तक दिए होंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि केवल मैं ही नहीं, बहुत से लोगों ने वेरियस एग्जाम्स दिए होंगे और नॉर्मलाइजेशन का गेम देखा होगा, चाहे वो सीजीएल 2019 ले लीजिए, और हाल फिलहाल ज़्यादा दूर मत जाइए, आप एनटीपीसी को उठा लीजिए। इवन मेरे खुद 13 नंबर एनटीपीसी एग्ज़ाम में बढ़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ उनके 20 से लेके 22 नंबर एनटीपीसी एग्ज़ाम में बढ़े हैं, और मायने रखता है ये। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ 15-20 नंबर आपके एग्ज़ाम में बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपके 15, लेकिन हाँ, मैं एक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि 2 से लेके 5 नंबर के बीच का वेरिएशन मैं देख रहा हूँ। 2 से लेके 5 नंबर के बीच का वेरिएशन मैं देख रहा हूँ। और ये नॉर्मलाइजेशन भी टोटली प्योर लक काम करता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसे प्योर लक, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन ये बोलता है कि ये सभी शिफ्टों की जो भी आपकी अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम कराए गए हैं तो उनकी टफनेस को इक्वल करने के लिए फॉर्मूला किया जाता है। लेकिन अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचें कि मान लीजिए एक पार्टिकुलर शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, उस शिफ्ट के अंदर जो भी लोग बैठ रहे हैं वो उनका IQ लेवल उस कंपेरिजन खुदा न खास्ता इतना तेज़ नहीं है जितना और दूसरे शिफ्टों में है। समझ रहे हैं बात को। मान लो ऐसे लोगों का एक कॉम्बिनेशन बन गया कि जब वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा स्कोर लाने वाले लड़के नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो बैरियर होता है वो सबसे ऊपर के टॉप लड़कों को 1% को उठाता है। अगर 1% टॉप लड़के उन्होंने अच्छा स्कोर किया ही नहीं उस शिफ्ट के अंदर, मान लो इतने ब्रिलियंट नहीं निकले, बाकी जो
ज़्यादा अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो दूसरे शिफ्टों में एडजस्ट हो गए, ठीक है, किसी भी तरीके से रैंडमली, तो फिर आपको उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये होता है, आप जब वेरियस लोगों से बात करोगे तो आप उन चीज़ों में देखोगे किसी के 5 नंबर बढ़े हैं, किसी के 10 नंबर बढ़े हैं। सो ये आपने देखा होगा, ठीक है, इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। तो अब ये कितना बढ़ता है ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि ज़्यादा मल्टीपल शिफ्ट में इसमें दाएं बाएं एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आप उन चीज़ों को मत उठाइए। जैसा अब ऐसा भी बोल सकते हैं, आपकी सीजीएल का एग्जाम्पल दे सकते हो कि उसमें भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 100 नंबर ऊपर नीचे हुए थे, ये फैक्चुअल बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, और मेरी जो पूरी है, क्योंकि तकरीबन मैंने जो टफनेस देखा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और ख़ास तौर से जो इसमें नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट जो जिसकी इनिशियल शिफ्ट होती है उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जाता है उसको पेपर के पैटर्न का पता नहीं लग पाता है। अब डिजिटल मीडिया इतना एडवांस हो गया है, जैसे आते हैं लोगों के रिव्यूज़ लेके लोगों को तकरीबन एक ड्राफ्ट आइडिया लग जाता है कि पेपर किस टाइप का आ रहा है। 10 तारीख जिन्होंने आर ओ का एग्ज़ाम दिया था उनको पता ही नहीं था, वो सोच के जा रहे थे कि 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, लेकिन शॉक्ड हो गए जाके वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जिन्होंने 12 को एग्ज़ाम दिया एटलीस्ट उनको ये तो पता लग गया कि इंग्लिश 10 नंबर की आ रही है, तो ये बेनिफिट होता है। तो जो एक नॉर्मल ट्रेंड देखा गया है कि जिनका एग्ज़ाम पहले होता है उनका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बशर्ते कि शिफ्ट ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, और जिनका बाद में होता है उनको थोड़ा कम होता है। अब हम बात करेंगे टाइपिंग। मेरे हिसाब से टाइपिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करनी चाहिए। 2 तरीके से टाइपिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। पहला ये मान सकते हैं कि आप 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी है, और उसके बाद में आपकी 500 कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने मांगे हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी टाइपिंग नहीं हो पाएगी, उनमें मैं भी शामिल हूँ यारों में। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 75% करीबन टाइपिंग जब मैंने कंप्लीट कर ली तो मैंने देखा समय बहुत कम बचा है, तो लास्ट में यही चारा रह जाता है कि आप एक वर्ड मारिए और स्पेस मार के चलते चलते अपने वर्ड पूरे कर लीजिए, जिससे कि आप 500 की जो उसकी कंडीशन उसको फुलफ़िल करोगे, और वो आपका 0.1 गलती में काउंट होता होता कटता रहेगा आपका। जो मैंने किया है, अब मुझे नहीं पता है जो मैंने किया है वो सही है क्या, उसके बेस के ऊपर मैं एलिजिबल हूँगा या नहीं हूँगा, उस चीज़ को मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वटेवर जो मैंने किया मैं वो बता रहा हूँ। अगर 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी तो डेफिनेटली आपको 20 मिनट में 500 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। जिनका 97 96 है तो वो ये भी एक मतलब डिबेट का विषय हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मेरे कहने का मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे कि अगर मान लीजिए आपने 97% टाइपिंग करी है और आपने 490 वर्ड टाइप किए हैं, और 20 अगर मिनट से उनको डिवाइड करोगे तो टाइपिंग की स्पीड आपकी 25 तो किसी हालत में नहीं जाएगी। तो ये भी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, और आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है या गलत है, ठीक है, बट इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। और सेकंड कैसे प्ले करेगा, आप अभी तक जो इस समय बात हो रही है लोगों के बीच में कि टाइपिंग आपका 100% है, टाइपिंग आपका 100% होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि एक्यूरेसी कितनी है। हम उस चीज़ को भूल ही जा रहे हैं। अब इस समय क्या हंगामा ये चल रहा है कि टाइपिंग किसकी, मेरी टाइपिंग 100% कंप्लीट है तो इसका मतलब मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ हर चीज़ को। ठीक है, आप टाइपिंग 100% होना आप क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी नहीं आप दे पा रहे हो कि टाइपिंग 100% हुई है तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने वर्ड्स आपने उसमें सही किए। हो सकता है कि शायद आपने 20-30 वर्ड गलत कर दिया। अमूमन ऐसा हो जाता है कि करीबन मैं भी यहाँ टाइपिंग करता था तो मेरे से भी 20-25 वर्ड गलत होते थे। 20-25 वर्ड का मतलब होता है 2.5-3 नंबर आपके कम हो जाएंगे, तो 50 में वैसे आप 4748 बनते हो। अगर मान लो एग्जामिनेशन का प्रेशर रहा, 3 घंटे बाद एग्ज़ाम आपने किया है, ज़्यादा गलती आपसे हो गई तो हो सकता है कि शायद आपके 5-6 नंबर माइनस हो जाएँ। तो ये भी फैक्टर प्ले करेगा। तो ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ क्या है कि वर्ड जो स्पीड आपके मैंने 25 बताई वो चीज़ है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। और सेकंड मैंने आपको बताया एक्यूरेसी कितनी है, ये डिपेंड करेगी। और इस चीज़ को अभी कोई बता ही नहीं सकता है कि किसकी कितनी एक्यूरेसी होगी। मैं ये कह सकता हूँ जैसे आर में मेरे मान लीजिए 100% है, लेकिन मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ लेके कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है। हो सकता है कि शायद मेरे 50 या 55 नंबर की गलतियाँ अगर हो जाएँ, गलतियाँ हो जाए तो 5.5 नंबर मेरे कट जाएंगे उसके अंदर। तो ये भी हो सकता है, तो ये भी मैटर करेगा। ये सबका अलग अलग करेगा, ठीक है। और इसके बारे में इंडिविजुअल को बेहतर तरीके से पता है वो क्या कर सकता है। चलिए, और फिर वैकेंसी मैंने आपको बताई दी कि वैकेंसी मेजर रोल प्ले करेगी। आप सोच के देखिए, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। अगला हम बात करते हैं कि फाइनल, अब हम कट ऑफ वाली शिफ्ट के ऊपर आ जाते हैं कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, देखिए हो सकता है कि शायद किसी को बुरा लग जाए। मेरे हिसाब से आर की कट ऑफ 185 और ARO की कट ऑफ 180 से नीचे तो किसी हालत में जाएगी ही नहीं। मतलब एक एट एनी कंडीशन मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरे पास जो डाटा आया है उसके अंदर मेरे पास में 141, ठीक है, और उसके बाद 139
137 ऐसे करके जो आ रहे हैं लोग, ऐसे करके लोगों ने दिया हुआ है। और एक्सर्विसमैन को मैंने वेरीफाई किया है, मैं ऐसे किसी का डाटा उठा के नहीं दे देता हूँ, ठीक है। मैं उसी के पीछे मैंने मेल आईडी के ऊपर भी उन लोगों ने किया, और मैंने इसलिए यूनिट स्पेशली बोली थी कि प्लीज़ आप अपनी यूनिट कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे ये एटलीस्ट वेरीफाई हो जाए कि यू आर एक्सर्विसमैन। नहीं तो लोग 420 करके चले जाते हैं, कोई कुछ डाल के चला जाता है, जिससे कि उसके बेस के ऊपर नहीं। लेकिन जिन्होंने प्रॉपर किया, मैंने उन्हीं का डाटा उठाया। करीबन मेरे पास में ऐसे 37-38 लोग हैं, ठीक है, एक्सर्विसमैन। इतने लोगों ने मुझे डाटा दिया, तो उनके बेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। जो उन लोगों ने मार्क्स दिए हैं कि आपका 185 किससे किसी हालत में कम मैं नहीं मानता हूँ। मेरी अपनी सोच है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, वो एक अलग बात है। जिसमें 137 नंबर मैंने मिनिमम मान लिए हैं और 48 नंबर मैंने टाइपिंग के माने आपके। इसको ब्रेकडाउन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके अंदर आपको टाइपिंग में आप कितने लाते हो आपको बेहतर तरीके से पता है। अगर आपके 100 है तो दैट्स गुड, और अगर आपकी अच्छी एक्यूरेसी है तो आप 48 नंबर मान के चलो। इसमें से कम ज़्यादा आप कर सकते हो, आपके जितने नंबर हो। ऐसे ARO के अंदर 132 और 48 से मैं 180 से नीचे नहीं मानता किसी का कितना आएगा, क्योंकि एक लॉजिकल सी बात है, 2 सीट्स हैं, यानी अगर 2 लड़के भी, एक लड़के के 140 नंबर हो गए और एक से 45 नंबर हो गए, तो इसका मतलब बाकी नीचे वाले सारे साफ हो गए। समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर अगर आपके पास में अगर 40-50 वैकेंसीज होती तो फिर एक प्रेडिक्शन, एक एवरेज व्यू में लिया जाता है। लेकिन जब आपके पास 2 या 1 ही वैकेंसी हो तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि शायद किसी के 155 नंबर निकल आए हो, जिसने मेरा वीडियो ना देखा हो और उसके बाद में उसने सर्वे में पार्टिसिपेट ना किया हो, तो वो कट ऑफ को ऊपर उठा के ले जाए। हो सकता है कि आपको 200 से ऊपर निकल जाए कट ऑफ। तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। लेकिन जो मेरे पास डाटा आया उसके बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि 185 से नीचे तो आप सोचो ही मत, और ARO में 180 से नीचे आप सोचो ही मत। और हो सकता है कि शायद इससे ऊपर ही चली जाए, 190-195 के बैरियर में चली जाए। और ये डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ते हैं, और सेकंड थिंग टाइपिंग के अंदर आपके कितने नंबर कम होते हैं। दोनों चीज़ें हैं। ये जो फैक्टर है टाइपिंग वाला, ये आपका कम करेगा। समझ रहे बात को। इनमें से जो मैंने ब्रेक डाउन किया, ये आपको नीचे ले जाने वाला होगा और ये आपको ऊपर ले जाने वाला होगा। यानी मतलब कि लोगों के बीच में अगर एक्यूरेसी अच्छी है उनकी तो ठीक है, तो बढ़िया है। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो हो सकता है 48 के आपके 45 भी हो सकते हैं, आपके 44 भी हो सकते हैं, और होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में ये 137 है, हो सकता है कि शायद किसी के 150-52 भी हो। आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, लोग पढ़ने वाले हैं, और एक्सर्विसमैन में भी अच्छा खासा कंपटीशन है। कोई डाउट ना तो मुझे है और ना आपको रखना चाहिए। इवन आई डोंट हैव एनी डाउट, और यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट कि आपको कि एक्सर्विसमैन को आप ऐसा सोच लो कि वो ठीक है, वो एक्सर्विसमैन होता है उनमें मैं ही मतलब मेरे सबसे ज़्यादा नंबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, और इवन मैं कानपुर के और उसके बाद में लखनऊ के एक्सर्विसमैन लोगों को देखा है, मैंने जाना उनको कि वो PCS तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका अच्छा वेटेज है, अच्छी पकड़ है इन चीज़ों के ऊपर। तो वैकेंसी कम होने पर जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सो गाइस, मेरा ये पूरा का पूरा टोटल मिला के जितना था मैंने आपको एजम्पशन अपना बता दिया है कि आई होप मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। उन चीज़ों के ऊपर आपको भी डिस्कशन करना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगता है, कोई मेरी बातों से सहमत नहीं, तो कोई बात नहीं यार, मेरा खुद का अपना पर्सनल व्यू है, आपका भी अपना व्यू हो सकता है। मेरा काम था एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना, उसमें मेरा खुद का निजी स्वार्थ नहीं था, क्योंकि भाई मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, मैं भी उसी के आसपास हूँ। मतलब मेरे भी 137 मार्क्स हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैंने अपना खुद का नहीं बताया, तो मेरे 137 मार्क्स हैं ARO के अंदर, और ARO में मैं कम हूँ। क्योंकि एक चीज़ और है, मैंने सोचा था कि ARO का एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, लेकिन ARO का मेरा एग्ज़ाम थोड़ा सा बिगड़ गया। ARO की अपेक्षा ARO का एग्ज़ाम मेरा ख़राब हो गया, टाइपिंग भी ख़राब हो गई थी। लेकिन ARO में मेरी जो टाइपिंग थी वो 100% थी, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती, तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके सामने रखे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखिए, और जो भी आपके साथ में एक्सर्विसमैन है, क्योंकि डेफिनेटली मैं पक्का यकीन करता हूँ कि आपके साथ में भी कई लोग होंगे जो एक्सर्विसमैन होंगे, तो उनके बीच में भी इन चीज़ों को करिए। तो जिससे क्या एक ग्रुप टाइप का बन जाता है, तो आगे फर्दर और भी चीज़ें होंगी। पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें लोगों के होते हैं। आपके भी कई एग्ज़ाम आप दे रहे होगे, जैसे CGL मेरा आ रहा है अभी 2021 वाला, आप भी दे रहे होगे। तो ऐसा ठीक है, आपको भी करना है, ठीक है। प्लीज़ आप भी करिए उन चीज़ों में। तो जब ग्रुप बन जाएगा तो प्रेडिक्शन में बेहतर आसानी आपको हो जाती है, और लोगों के बीच में जब थोड़ी सी बातें होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है, तो क्या होता है कि आपको थोड़ी सी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।